वेलकम वेलकम एवरीवन। नमस्ते एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया और इसमें हम एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज़ की बात कर रहे थे और पोर्टुगीज़ के ऊपर ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से पोर्टुगीज़ ने अपना डोमिनेशन भारत में कायम किया और किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है, लाइक ब्रिटिशर जब भारत आते हैं तो उनका क्लैश पोर्टुगीज़ के साथ किस तरीके से होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है कृणाल पी ठाकुर एंड आई एम एन एजुकेटर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी and by qualification I am LLB LLM with business law and I am teaching for the civil services since 2011. In this series I am covering modern history series जिसमें सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। प्लस आप जनरल नॉलेज का आप जनरल नॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो ये आपके लिए भी जरूरी लेक्चर हो जाता है। तो आज का जो लेक्चर है वो है एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज पार्ट 3, तीसरे पार्ट की बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज पार्ट 3 एंड स्पेशली विथ रेफरेंस टू क्लैश विथ ब्रिटिश। तो एडवेंट ऑफ यूरोप मतलब जल मार्ग जब ढूंढा गया वास्को द गामा के द्वारा, तो जल मार्ग से कौन कौन प्रजाएं, यूरोप की कौन कौन सी प्रजाएं भारत आती है, किस क्रम में आती है उसको देखते हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन में सबसे पहले आते हैं पोर्टुगीज के बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो है डच के बाद डेनिश और डेनिश के बाद इंग्लिश मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फाइनली लास्ट जो कम्युनिटी आती है वो है फ्रेंच। तो कुछ इस क्रम में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कुछ देश जो है वो भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं और यहाँ आने के बाद धीरे धीरे वो पॉलिटिकल पावर भी गेन करना शुरू कर देते हैं। अब हम पोर्टुगीज की बात करें तो पोर्टुगीज को अभी तक हमने जो देखा वो इस क्रम में देखा कि सबसे पहले वास्को दी गामा आए 1498 में, जामोरिन का शासन था। वास्को दी गामा के बाद जो नेक्स्ट जो आए वो है पेड्रो अल्वेरेज कैब्रल, ये 1500 में आए। उसके बाद वास्को दी गामा फिर से आए वंस अगेन 1501 में आए। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए एज ए गवर्नर फ्रॉम द पोर्टुगीज और उसके बाद फाइनली नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुक्वेर्के, ये नेक्स्ट गवर्नर आते हैं और अल्बुकर्के के बाद नेक्स्ट आते हैं नीनो दा कुन्हा। कुछ इस क्रम में ये लोग आए, गवर्नर्स आए और यहाँ पे उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट, अपनी फैक्ट्री और धीरे धीरे अपनी जगह को फोर्टिफिकेशन भी, किले बनाना भी शुरू कर दिया था। आज हम देखते हैं कि जब पोर्टुगीज यहाँ पे आके एस्टैब्लिश हो जाते हैं, यहाँ के जो मुगल एम्पायर है उनके साथ अपने रिलेशन बना लेते हैं, लोकल रूलरों के साथ वो रिलेशन बनाते हैं, कुछ लोगों के साथ लड़ाई करते हैं और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ा रहे होते हैं। तो वो भी एक इकोनॉमिक कंपनी से धीरे धीरे साम्राज्यवाद की तरफ जा रही होती है, अपनी कॉलोनी बसा रही होती है। तभी इसी सिलसिले में एक दूसरा देश आता है, वो है ब्रिटिश। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको होगी? जो पहले से एस्टैब्लिश है, जो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो पोर्टुगीज लोग यहाँ पे थे उनको प्रॉब्लम होगी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। पोर्टुगीज किस तरीके से पोर्टुगीज लूज फेवर विद द मुगल्स, कि यहाँ का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो मुगल्स थे, तो उससे उन्होंने कैसे अपना फेवर जो भी मिला हुआ था अब तक के अकबर के काल से, जहांगीर के काल से जो भी उनके पास फेवर था वो किस तरीके से उनका फेवर जाता है, इसको देखेंगे। मतलब इसके बाद फिर इनका डिक्लाइन देखना है। तो होता क्या है कि ब्रिटिश की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से एक व्यक्ति आते हैं भारत रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स विथ हिज शिप हेक्टर रीच सूरत, ये सूरत में पहुंचते हैं और अपने साथ वो एक लेटर लाए होते हैं और वो लेटर जेम्स वन का होता है। जेम्स वन कौन है? इंग्लैंड के राजा है। तो इंग्लैंड के राजा जेम्स वन एक लेटर देते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंग्स को और विलियम हॉकिंग्स भारत आते हैं ताकि यहाँ के राजा से वो परमिशन ले सके कि भारत पे वो बिजनेस कर सके। जो हमारे कैप्टन विलियम हॉकिंग्स है वो सीधा मुगल के दरबार में जाते हैं और अब इस टाइम पे जहांगीर का राज चल रहा होता है। तो जहांगीर से मिलते हैं और जहांगीर से यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमें भारत में बिजनेस करने की परमिशन दे दो। जहांगीर के पास जब ये आते हैं, विलियम हॉकिंग्स जो आते हैं, तो जहांगीर से जो बात करते हैं तो वो एक मुगलों की लैंग्वेज में बात करते हैं। जहांगीर से इम्प्रेस हो जाता है। तो मतलब ये जब हॉकिंग्स भारत आए थे तो पोर्टुगीज जो भी पोर्टुगीज अथॉरिटी यहाँ पे थी वो अपना बेस करते हैं सो दैट ही कैन बी प्रिवेंटेड, हम हॉकिंग्स को रोक सके
ताकि वो मुगल के दरबार में ना पहुंचे और वहां से परमिशन ना ले पाए। लेकिन हॉकिंस किसी भी तरीके से जहांगीर के दरबार में पहुंच जाते हैं और उसके बाद जहांगीर से मिलते हैं। जहांगीर जब हॉकिंस से मिलते हैं तो जहांगीर के लिए हॉकिंस जो भी गिफ्ट लाए होते हैं वो जहांगीर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको फेवरेबल रिसेप्शन भी दिया जाता है। 1609 में ये हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में थे, उनका वेलकम किया जाता है। एंड हॉकिंस तुर्की लैंग्वेज जानता था, इसी लैंग्वेज में वो जहांगीर से बात करता है। जहांगीर इंप्रेस हो जाते हैं और उसके बाद और अच्छे तरीके से उनको वेलकम करते हैं। उसके बाद हम देखें कि हॉकिंस जो है प्लीज विथ हॉकिंस, जहांगीर खुश हो जाता है हॉकिंस से और जहांगीर जो है हॉकिंस को मनसबदार नियुक्त करता है। 400 का मनसबदार और सैलरी रुपया 30,000 डिसाइड होता है। ये बात अलग है कि ये सैलरी कभी उनको मिली नहीं थी, लेकिन हॉकिंस को जो जहांगीर है वो अपने दरबार में मनसबदार अपॉइंट कर लेते हैं। हॉकिंस वहां पे मैरिज भी कर लेता है। ही मैरिड टू डॉटर ऑफ अर्मेनियन क्रिश्चियन नेम मुबारक शाह, जिसे मुबारक के शाह भी कहा जाता है। तो उसी दरबार में हॉकिंस जो है वो सेटल हो जाते हैं, यहीं पे मैरिज कर लेते हैं और दरबार में जहांगीर की सेवा करते हैं और जहांगीर से परमिशन लेते हैं ताकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में अलग अलग जगह पे व्यापार कर सके। द ग्रांट ऑफ ट्रेडिंग फैसिलिटी टू इंग्लिश दैट ऑफेंडेड द पोर्टुगीज, कि ये जो जहांगीर ने उनको परमिशन दी थी इससे पोर्टुगीज नाराज हो जाते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटर है अंग्रेजों के। हाउएवर आफ्टर नेगोशिएशन, तो मुगल बादशाह है और पोर्टुगीज के बीच में जो बातचीत होती है उसे दोनों के बीच में एक समझौता होता है। तो पोर्टुगीज और मुगल के बीच में समझौता हो जाता है कि ब्रिटिश जो है वो ज़्यादा यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद में पोर्टुगीज जो है वो अंग्रेजों को हर मायने में रोकने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी ना कर सके। पोर्टुगीज स्टॉप इंग्लिश शिप फ्रॉम एंटरिंग द पोर्ट ऑफ सूरत, सूरत के पोर्ट में एंटर करने से भी वो रुकावट डालते हैं। इसके कारण जो हॉकिंस है वो यहाँ पे बैफल हो जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं और परेशान होके फ्रस्ट्रेट होके वो मुगल का दरबार छोड़ देते हैं। 1611 में हॉकिंस मुगल के दरबार से निकल जाते हैं बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू काउंटर द पोर्टुगीज इंटरव्यू। पोर्टुगीज की जो चालें थी, जो षड्यंत्र था, उसको वो काउंटर नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा कि मुगल की पॉलिसी भी बदलती रहती थी तो उसको भी चेक नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर हॉकिंस जो है वो वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। फिर क्या होता है, अंग्रेज जो है वो नई चाल चलते हैं। इन नवंबर 1612 में अंग्रेजी जहाज आता है जिसका नाम है ड्रैगन और उसमें आते हैं कैप्टन जेम्स बेस्ट आते हैं और ये कैप्टन बहुत अच्छे कैप्टन होते हैं और उनके साथ साथ एक छोटा जहाज भी आता है जिसका नाम है ओसियांडर और वो यहाँ सूरत के बंदरगाह के पास आता है। यहाँ पे पोर्टुगीज इनको रोकने की कोशिश करते हैं, वो पोर्टुगीज के साथ फाइट करते हैं और पोर्टुगीज फ्लीट को ये हरा देते हैं। तो अंग्रेजी जहाज जो है वो पोर्टुगीज जहाज को हरा देता है और ये सब देख के जो जहांगीर होते हैं, देखो जहांगीर मुगल एम्पायर के बादशाह है और जहांगीर जब ये देखता है जिसके पास खुद इतनी बड़ी नेवी ताकत नहीं है, पानी में जो जहाज़ों की ताकत होती है वो जहांगीर के पास नहीं होती है, और देखते हैं कि पोर्टुगीज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो अंग्रेज आते हैं वो जो जहाज लेके आते हैं और उसके द्वारा पोर्टुगीज को हराया जाता है, ये देख के जहांगीर इम्प्रेस हो जाते हैं और इम्प्रेस होने के बाद वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा परमिशन देने की इच्छा जताते हैं। पोर्टुगीज तो अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे, हम अभी पोर्टुगीज की बात करें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से पोर्टुगीज का जो रिस्पेक्ट था, जो रेपुटेशन था, उसको हानि पहुंचती है। उसके बाद जो पोर्टुगीज है वो पायरेसी के लिए भी जाने जाते हैं। पायरेसी आपको पता ही होगा, पायरेसी मतलब समुद्री जहाज में आके समुद्री जहाज को लूट लेना। तो ये जहाज के लुटेरे होते हैं एक्चुअली मैक्सिमम लोग, और उनका कॉन्फ्लिक्ट मुगल गवर्नमेंट के साथ कैसे होता है इसको देखते हैं। तो देखो, जो पोर्टुगीज के एक्ट होते हैं, बार बार वो पायरेसी कर रहे होते हैं, तो उसके कारण मुगल गवर्नमेंट के साथ उनकी लड़ाई होती है। कैसे? तो 1613 में पोर्टुगीज ऑफेंडेड जहांगीर को ऑफेंड करते हैं। कैसे? तो मुगलों के जो जहाज होते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं और बहुत सारे मुस्लिम्स जो होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनको भी बंदी बना लेते हैं और उनके सामान को लूट लिया जाता है पोर्टुगीज के द्वारा, और इसीलिए जहांगीर को ऑफेंड फील होता है, इसलिए उनके रिलेशन बिगड़ते हैं। इसीलिए गुस्से में आके जहांगीर जो है वो अपने एक वजीर जो होते हैं मुकारब खान, जो वहाँ पे पोस्टेड होते हैं गुजरात में, तो अपने गवर्नर मुकारब खान को ऑर्डर देते हैं, हु वाज इन चार्ज ऑफ द सूरत, टू ऑब्टेन द कंपेंसेशन फ्रॉम द पोर्टुगीज, के पोर्टुगीज से कंपेंसेशन लो क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया है।
हाउएवर, तो जहांगीर के टाइम पे रिलेशन खराब तो हुआ, लेकिन एकदम खराब नहीं हुआ था। लेकिन शाहजहां के टाइम पे कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो भी अभी तक एडवांटेज मिला हुआ था पोर्टुगीज को, वो सारा पोर्टुगीज का एडवांटेज जो है वो लॉस्ट हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमेशा के लिए मुगल दरबार के साथ पोर्टुगीज का जो रिलेशन है वो खराब हो जाता है। ऑल्सो जो उनकी एक होप होती है, उनकी आशा होती है कि मुगल जो है, मुगल के साथ, मुगल फैमिली के साथ उनके रिलेशन अच्छे हुए थे। आपको पता होगा कि अकबर के टाइम पे नहीं, अकबर ने अपना एक धर्म चलाने की कोशिश की थी, एक नया धार्मिक सुधार करने की कोशिश की थी, दीन पनाह, तो उसके लिए रिलीजियस डिस्कशन करवाते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने गोवा से कुछ क्रिश्चियन पादरियों को भी, जो रिलीजियस गुरु होते उनको भी इनवाइट किया था, डिस्कशन करवाया था, उनका सम्मान किया था, उनके लिए बहुत सारी फेवरेबल पॉलिसी बनाई थी। इसीलिए उनको ऐसा लगा था कि मुगल जो है, मुगल एम्पायर जो है वो हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो उनकी होप थी वो शाहजहां के टाइम पे एकदम ही मिट्टी में मिल जाती है। जो जहांगीर के टाइम पे भी उनको होप बनी थी कि जहांगीर के भी रिलेशन इनके अच्छे हैं, लेकिन वो होप भी उनकी चली जाती है। तो इस तरीके से मुगलों के साथ जो पोर्टुगीज है उनका रिलेशन बहुत ही खराब हो जाता है। और इसके बाद शुरुआत होती है डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस इन इंडिया, कि कुछ कुछ बंदरगाह और कुछ कुछ रीजन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में से उनकी गायब हो जाती है, और उनके बदले में दूसरी कंपनियां जो है वो यहाँ पे अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर देती है। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, ये देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज क्या करते हैं, आज हम ये जो हमने देखा उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला सवाल, हु रीच सूरत इन 1608 विथ अ लेटर फ्रॉम किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स वन रिक्वेस्टिंग परमिशन टू डू बिजनेस इन इंडिया। भारत में व्यापार करने के लिए कौन इंग्लैंड से भारत आया था? ऑप्शन है वास्को द गामा, अल्फांसो डी अल्बुक्वेर्के, कैप्टन विलियम हॉकिंस और शाहजहां। यहाँ पे ऑप्शन है, जो आंसर है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यहाँ पे आंसर है सी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। उसके बाद दूसरा सवाल है, व्हाई डिड पोर्टुगीज अथॉरिटी ट्राई टू प्रिवेंट हॉकिंग फ्रॉम रीचिंग द मुगल कोर्ट? ए, ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस, बी, टू प्रोटेक्ट ट्रेड मोनोपोली, सी, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, और डी, टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन। आंसर जो है वो क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज बी, टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्पायर एक्सेप्टेड द गिफ्ट फ्रॉम कैप्टन विलियम हॉकिंग एंड अपॉइंटेड हिम एज ए मनसबदार? ए, अकबर, बी, शाहजहां, सी, जहांगीर, डी, औरंगजेब। यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो है सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डिड हॉकिंग यूज टू कन्वर्स विद जहांगीर एट द मुगल कोर्ट? इंग्लिश, पोर्टुगीज, तुर्की, पर्शियन। करेक्ट आंसर जो होगा आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यहां पे करेक्ट आंसर है तुर्की लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इंग्लिश सक्सेस इन नेवल बैटल अफेक्ट द मुगल एम्पायर जहांगीर? ए, इट इंप्रेस हिम ग्रेटली, बी, इट लेड टू हिज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंग्लिश, C, it had no impact on him, D, it resulted in imprisonment of English sailor. The correct answer is A, it impressed him greatly. Next question is, what factor led to the conflict between Portuguese and Mughal government in 1613? A, Portuguese act of piracy, B, religious tension, C, land dispute, D, trade monopoly. करेक्ट आंसर जो है वो है पोर्टुगीज एक्ट्स ऑफ पायरेसी, समुद्र में लूट करना। तो ये ए आंसर हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पोर्टुगीज पार्ट 3 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज, दैट इज पोर्टुगीज पार्ट 4, मॉडर्न इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करेंगे। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि रोज आपको वीडियो मिलते रहे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।